बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 19 शुरू हो रहा है। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और ये आपकी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो जिस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जी, थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, थोड़ा मज़ेदार चैप्टर भी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल चैप्टर भी होता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स नाम है जी, इसका इसका मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स ये वर्ड आपके पास फिजिक्स की आपके जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें भी ये वर्ड आया था। एक्चुअल में न्यूक्लियर फिजिक्स साइंस फिजिक्स की एक ब्रांच है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को, इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस। एटम में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको स्टडी किया जाता है। सिर्फ न्यूक्लियस को, पूरे एटम को स्टडी नहीं किया जाता। याद रखिएगा, अगर हम पूरे एटम को स्टडी करते हैं तो ये फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है और उसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। और अगर हम पूरे एटम को स्टडी नहीं करते, सिर्फ उसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, तो ये फिजिक्स की ब्रांच हो जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये जो इस चैप्टर का नाम है, एक्चुअल में ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। अभी बार बार न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं और बार बार आपको कह रहा हूँ कि जी अगर हम एटम को पढ़ते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स होती है, न्यूक्लियस को पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। तो ये एटम होता क्या है, दिखता कैसे है? थोड़ा एटम के हवाले से बात करें अगर हम, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जी तो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, यानी मैटर की खालिस शक्ल जो होती है। एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा जो जर्रा होता है, उसको हम कहते हैं एटम। एटम, ठीक है जी। तो एटम क्या होते हैं? एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट। मैं पार्ट लिखना भूल गया, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है। तो अगर सपोज करें जी आपके पास ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जी एक एलिमेंट का, आपने इसके टुकड़े करते 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 ये आपने इसका एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लिया, ये आपने इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाल लिया, तो ये क्या होगा? ये एटम होगा। एटम इतना छोटा होता है कि आज तक आप इसको नहीं देख सके। ये इतना छोटा होता है कि ये माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आ सकता, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आ सकता। ठीक है, ये इतना छोटा है। अब तक हमने कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जो हमें एटम को दिखा सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने एटम को देखा ही नहीं है तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हमें कैसे पता चला बगैर देखे इस एटम का स्ट्रक्चर? तो इसका जवाब है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। देखा तो किसी ने भी नहीं है एटम को, लेकिन मुख्तलिफ हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे जे थॉमसन था और गोल्डस्टीन था, जेम्स कैडविक था, रदरफोर्ड था, नील बोहर था। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, और इन साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमें एटम का एक स्ट्रक्चर बना के दिया। मिसाल के तौर पे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में उसने ये बात पता करी कि हमारे पास ये जो एटम्स होते हैं इनमें एक पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, कैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था बकायदा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। ठीक है। तो एटम्स जो हैं ये हमने नहीं देखे हुए, याद रखिएगा, इसको हमने नहीं देखा। हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमें किसने पेश किया जी? एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने बकायदा एक बड़ा क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस रदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में फिर आपको जो है वो एटम का एक मॉडल बना के दिया, मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपको एटम का एक स्ट्रक्चर बना के दिया। उस स्ट्रक्चर में एतराज़ात भी उठाए गए, लेकिन बाद में नील बोहर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, अपनी कुछ प्रोडक्शंस की बुनियाद पर रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसको बिल्कुल सही साबित कर दिया था। यानी रदरफोर्ड के मॉडल में जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे, नील बोहर ने उसका जवाब दे दिया। इसका मतलब है अब रदरफोर्ड वाली बात, सारे मामले ख़त्म हो गए।
ठीक है, तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पेश किया था जी रदरफोर्ड ने, और नील बोर ने उसके इस स्ट्रक्चर की तस्दीक करी थी। क्या है जी वो स्ट्रक्चर, क्या है वो मॉडल, क्या है जी एटम का स्ट्रक्चर? इसका जवाब ये है कि आपके एटम के अंदर सेंटर में एक गोल बॉडी पाई जाती है, एक गोल बॉडी पाई जा रही होती है। इस बॉडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, आपके एटम में एक सेंटर पोर्शन है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जबकि आपके पास इस न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जा रही होती है। इस न्यूक्लियस में आपको दो पार्टिकल्स मिलेंगे, दो किस्म के। दिस ग्रीन वन, जिस वक्त मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये वाले ग्रीन, दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, जबकि जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, ये न्यूट्रॉन्स हो गए। ये दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? नंबर वन, पहला जो पार्टिकल है वो कहलाता है प्रोटॉन, और जो दूसरा पार्टिकल है न्यूक्लियस में उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल्स आपके पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ये जो प्रोटॉन होता है ये आप समझ लें इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। वजन के अतबार से ये जो होता है न्यूट्रॉन, ये सबसे भारी होता है। वैसे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, तकरीबन बराबर। लेकिन अगर आप कह लें जी एग्जैक्ट बताएं जी इन दोनों में से कौन सा भारी है, तो न्यूट्रॉन भारी होता है। न्यूट्रॉन जो है समझ लो एक है, तो ये सवा है, तो प्रोटॉन जो है वो एक है। ठीक है, तो दोनों तकरीबन वजन के अतबार से भारी है, लेकिन इन दोनों में भी न्यूट्रॉन जो है वो आपका हैवीएस्ट पार्टिकल हो जाता है। या आपके एटम का सबसे बाहरी पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, और उससे थोड़ा सा हल्का जो है वो प्रोटॉन होता है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हैवी है। ठीक है, तो आपके एटम में सबसे बाहरी पार्टिकल कौन सा होता है? न्यूट्रॉन, और उससे थोड़ा हल्का वजन का कौन सा पार्टिकल होता है? प्रोटॉन। ठीक है, दोनों कोई घूम नहीं रहे होते, सिर्फ अपने न्यूक्लियस के अंदर एक जगह फिक्स होकर बैठे रहे, कोई मोशन नहीं है इनके अंदर, ये फिक्स होकर बैठे रहे। तो ये दो पार्टिकल्स आपके पास न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, नंबर वन प्रोटॉन एंड नंबर टू न्यूट्रॉन। याद रखिएगा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो एक लिहाज से इस पूरे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अंदर बस या तो पॉजिटिव है या कुछ भी नहीं है, तो फिर पूरे न्यूक्लियस में क्या चार्ज हो गया? पॉजिटिव। उसके बाद तीसरा जो पार्टिकल होता है वो बाहर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता। तीसरा जो पार्टिकल है वो बाहर मौजूद होता है, बाकायदा एक दायरे के अंदर घूम रहा होता है। एक दायरे के अंदर, जैसे हमारी अर्थ घूमती है ना, हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर है। तो ये जो थर्ड पार्टिकल है ये घूम रहा आपके सामने। इसको मैं कुछ दूसरा कलर देता हूँ, मैं ब्लैक दे देता हूँ उसको। ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल आपको नजर आ रहा है ये बाहर घूम रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीसरा जो पार्टिकल आपके पास है वो कौन सा हो गया? वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है, बल्कि बाहर मौजूद है। जिस दायरे में ये घूम रहा है इस दायरे को हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल। ठीक है जी, तो दो चीजें हो गई आपके पास एटम के अंदर। एक होते हैं न्यूक्लियस जो कि सेंटर पोर्शन है, और ये जो दायरा है जिसको आप कहते हो ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि ऑर्बिट में आपके पास तीसरा पार्टिकल घूम रहा होता है, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये वही मॉडल है जैसे हमारी सोलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है, कि बीच में सूरज है और हमारा जो प्लेनेट है वो इस सूरज के गिर्द एक दायरे में घूम रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही मॉडल हो जाता है। अच्छा याद रखिएगा ये ऑर्बिट कोई हकीकत में ऐसे लाइन नहीं दली हुई होती, ये सिर्फ हम एक अपने रेफरेंस के लिए बनाते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे इस दायरे में घूम रहा होगा, हकीकत में ये कोई लाइन नहीं होती है। एटम बस आपका समझ लो ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस डायग्राम से आपको नहीं समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसलिए हम ये ऑर्बिट बना रहे हैं एक अपने रेफरेंस के लिए। हकीकत में ये ऑर्बिट नहीं होता, बस ये है क्या जी, ये जगह कि ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे यूं घूम के वापस ऐसे घूमता रहेगा। तो इसको हम जाहिर करने के लिए ना कि किस रास्ते पे घूम रहा होता है, हम ये ऑर्बिट डिजाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर होता है जी। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या है जी? इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये आपका सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है एटम का, ये सबसे हल्का होता है, तभी तो ये घूम रहा है। बहुत हल्का, इतना हल्का समझ लो आप कि एक प्रोटॉन के बराबर जो है 1800
1836 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वजन के एतबार से। यानी अगर आप तराजू में एक तरफ 1836 इलेक्ट्रॉन रखें और एक तरफ एक प्रोटॉन रखें तो तराजू बराबर हो जाएगा। इतना फर्क है जी। एक प्रोटॉन और वो वजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है? 1836 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। बहुत भारी हो गया है प्रोटॉन और बहुत हल्का हो गया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इतना हल्का कि ये बहुत सुकून के साथ और बहुत तेज रफ्तार से ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिया था रदरफोर्ड ने और बाद में नील बोर ने इसको ओके किया था कि जी हाँ ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सही है। तो अब स्ट्रक्चर पे लेबलिंग करें अगर हम, तो हमारे पास स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जो सेंटर बॉडी है, ये जो सेंटर बॉडी है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और ये जो बाहर दायरा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये दो पार्ट्स हो गए हमारे पास एटम के, और तीन किस्म के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन वाले पार्टिकल, दे आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह ये जो नीले कलर के आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, दे आर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और इन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि ये जो बाहर घूम रहे हैं ऑर्बिट में ब्लैक कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तीन पार्टिकल्स हो गए। पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। जबकि ये है कहाँ, या एटम में जगह कितनी है? एक ऑर्बिट है, एक न्यूक्लियस है। दो पार्टिकल आपके न्यूक्लियस में बैठे हुए, एक पार्टिकल आपका जो है वो बाहर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है? हम पूरे एटम को पढ़ते हैं, यानी उसमें हम ये न्यूक्लियस की भी स्टडी करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की भी स्टडी करेंगे, ये ऑर्बिट जो है इन सबके पूरे एटम को स्टडी किया जाता है अगर, तो वो हो जाती है एटॉमिक फिजिक्स। और अगर आप पूरे एटम को छोड़ के खाली सेंटर न्यूक्लियस की बात करते रहे, इस न्यूक्लियस की, इसमें पाए जाने वाला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो फिर वो हो जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। हमने एटम का स्ट्रक्चर देख लिया। एटम में हमारे पास तीन किस्म के पार्टिकल्स हैं और एक न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट है। वजन के अतबार से सबसे भारी जो है वो न्यूट्रॉन होता है, उससे थोड़ा हल्का प्रोटॉन होता है, सबसे हल्का जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज के अतबार से बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों के चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है, इनके चार्जेस बराबर होते हैं। अगर कम भारी होंगे तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर सपोज करो प्रोटॉन भारी होता, ज़्यादा चार्ज होता, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, एटम तबाह हो जाता। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता तो ये प्रोटॉन को खींच लेता, तबाह हो जाता। ये दोनों इक्वल चार्जेस होते हैं जिससे इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये आपका मेंटेन हुआ हुआ है। ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ रहा है, ना प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। तो ये चार्जेस के तबार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, वजन के तबार से बहुत ही बड़ा फर्क है। एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं 1836 इलेक्ट्रॉन, वजन के तबार से, चार्ज के तबार से बराबर है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तरफ। ये क्या होता है? देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल स्टडी किया है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है जी, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास है क्या जी? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें रॉ और कॉलम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। आपने देखा है जी, पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही बड़ा सा टेबल डिजाइन हुआ है जिसमें हमारे पास रॉ और कॉलम, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए, खाने बने हुए रॉ और कॉलम्स की वजह से। जैसे ये रॉज हो गई, ये सॉरी कॉलम्स हो गए, ये रॉज हो गई। अब आप ये देखें जी, एक खाना ये आ गया, एक खाना ये आ गया, एक खाना ये आ गया, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। और आपने इस वक्त तक दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स ढूंढे हुए हैं, जितने भी आपके पास एटम्स पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपने ढूंढे में, वो आपने इन ब्लॉक्स में अरेंज किए हैं। जैसे आपने कार्बन यहाँ डाला हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ डाला हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ डाली हुई है, क्लोरीन यहाँ डाला हुआ है, सोडियम यहाँ डाला हुआ है, पोटेशियम यहाँ डाला हुआ है। आपने जितने भी एलिमेंट्स को स्टडी ढूंढा है, डिस्कवर किया है, वो सब आपने इस टेबल में अरेंज कर दिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये तो आपको केमिस्ट्री में ही पता चलेगा बेहतरीन, यहाँ तो मुझे वो बेकार बात है यहाँ पर। तो हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें जो है दुनिया में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म में मिलते हैं। पूरा पूरा नाम नहीं लिखा हुआ होता हमने पीरियोडिक टेबल में, कार्बन को CARBON नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है ऐसे, C12 और नीचे लिखा होता है 6।
ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ होता है। आपने पीरियोडिक टेबल उठा के देख लो, केमिस्ट्री की बुक, पुरानी बुक उठाओ, उसमें चेक कर लो। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने दुनिया के तमाम, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने दुनिया के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, और हमने जो एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए होते हैं हम उनको ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। ये कार्बन है, ये एक्चुअल में हमने किसका लिखा हुआ है डिटेल, ये कार्बन। यकीन माने आप, ये कहने को 3 अल्फाज आपको बहुत मालूमात दे रहे होते हैं। ये कहने को 3 अल्फाज है लेकिन ये आपको बहुत मालूमात देते हैं। पहली मालूमात क्या देते हैं, इस सी को आप कहते हो, ये जो सी लिखा हुआ है इट इज द सिंबल, ये सिंबल होता है जी। और इस सिंबल की मदद से आप पहचान जाते हो आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हो। सी सिंबल किसका होता है, कार्बन का। तो पहली बात आपको क्या पता चल गई कि ये कार्बन है। ठीक है, आप खुद देखिएगा भी कि ये जो एक 3 वर्ड लिखे हुए ना, एक सी, 12 और 6, इससे मैं क्या क्या पता करूंगा, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल की अहमियत का अंदाजा होगा। तो सबसे पहले ये जो सी लिखा हुआ है ये सी सिंबल्स कहलाते हैं, और ये सिंबल्स हमें पता होते हैं जी। सी का मतलब होता है कार्बन। तो मुझे इस एलिमेंट का नाम पता चल गया, मैं कार्बन लिखा हुआ है ये, मुझे इस एलिमेंट का नाम पता चल गया। इस एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन। उसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है जो छोटा होता है, ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा होता है। तो जो छोटा वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, केमिस्ट्री में हम इसको अक्सर एटॉमिक नंबर कहते हैं, जबकि फिजिक्स के अंदर हम इसको चार्ज नंबर कहते हैं। वैसे आपकी मर्जी, आप फिजिक्स में इसको एटॉमिक नंबर भी बोल दें, कोई मसला नहीं है, 2 नाम है इसके। तो ये जो छोटा वाला नंबर लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। इतना बड़ा नाम बार बार तो नहीं लिख सकते, तो इस चार्ज नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, ये Z। ठीक है, तो ये जो छोटा नंबर लिखा हुआ है 6, इट इज एटॉमिक नंबर, या फिर आप इसको चार्ज नंबर कहो, और ये Z से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, ये है क्या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको बताता है कि आपके इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और याद रखिएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन की भी तादाद पता चल जाती है इससे, और प्रोटॉन की भी तादाद पता चल जाती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद नॉर्मल एटम में बराबर होती है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होते हैं। तो चार्ज नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। तो आपने देखा इस एलिमेंट में चार्ज नंबर लगा हुआ है 6, इसका मतलब है इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स है जी इसके अंदर 6। और तीसरी चीज क्या पता चली, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद भी आपको पता चल गई, कितनी है जी, 6। 6 क्यों है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होते हैं। इसको आप 6 जो एटॉमिक नंबर, जितना भी एटॉमिक नंबर लिखा होगा उसको आप इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो, एक ही बात है। ये इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है। एक नाम 3 काम। ठीक है, तो ये आपको देखो 2 मालूमात और पता चल गई। अब आपको पता चल गया कि ये एलिमेंट कौन सा है, और आपको इसके स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पता चल गया, इसके एटम में कितने प्रोटॉन है ये भी पता चल गया। अब उसके बाद ये जो तीसरा नंबर है ये लिखा हुआ, जो बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है 12, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, या फिर इसका दूसरा नाम है मास नंबर। ये 2 नाम है इसके। इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है जी, ये जो 12 है इसको आप एटॉमिक मास भी बोलोगे या इसको मास नंबर भी बोलोगे, और इसको कहते हो आप, सिंबल क्या है इसका, ए, डिनोटेड बाय ए। इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखते हम। ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी आपके न्यूक्लियस में, ये जो आपके न्यूक्लियस है इसमें टोटल कितना पार्टिकल है, इस न्यूक्लियस में टोटल कितना पार्टिकल है, ये कहलाता है मास नंबर। अब हमें पता है जी न्यूक्लियस में सिर्फ 2 पार्टिकल है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, लिहाजा दोनों को प्लस कर लो आपको मास नंबर पता चल जाता है। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
ठीक है, तो जो भी मास नंबर है यानी 12 मास नंबर है इस एलिमेंट का, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम कर लो, प्लस कर लो, कितनी बनती है नंबर 12। प्रोटॉन कितने, 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 माइनस कर दो, 12 में से 6 प्रोटॉन निकाल दो, तो जो बच गया वो न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन्स कितने हो गए। चौथी चीज आपको न्यूट्रॉन की तादाद भी पता चल गई, न्यूट्रॉन भी 6 है। ठीक है जी, न्यूट्रॉन आपने कैसे पता करा जी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला सा ध्यान में रख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, मैं रेड से लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने के लिए हम क्या करते हैं जी, आप जो है वो एटॉमिक मास में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है जी, यानी कि ये इन्हीं दो नंबरों को आपस में माइनस कर दो ना, ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की तादाद पता चल जाती है। 12 में से 6 माइनस किया आपने, तो 6 आंसर आया, 6 न्यूट्रॉन है। तीनों चीजें पता चल गई आपको। आपको ये भी पता चल गया इस 3 वर्ड के अल्फाज से कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इवन कि आप पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो कि कौन कौन से ऑर्बिट है, शेल कौन सा है, एस कौन सा है, पी कौन सा है, ये सब बातें पता चल जाती हैं। लेकिन वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो केमिस्ट्री की मालूमात होती है, ऑर्बिट वगैरह जो है मुझे तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं आपके सामने। पहली बात ये कि हमारे पास हर एलिमेंट के साथ एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ अब डेफिनेशन की सूरत में। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ एक नंबर लिखा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या फिर हम उसको दूसरा नाम क्या है इसका, चार्ज नंबर। ठीक है जी, इसको हम Z के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये छोटा नंबर होता है जी। ठीक है, ये जो है तेरा छोटा नंबर होगा आपका, जो भी सिंबल में आपके दो नंबरों में से जो छोटा होगा ना, आप समझ लो कि वो एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर है। और ये होता क्या है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी चार्ज नंबर होगा आपका, वही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वही आपके प्रोटॉन्स की भी तादाद होती है। ठीक है, तो आपका ये जो Z होता है यानी कि चार्ज नंबर, ये जो भी होगा ये कितना होगा, बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यानी अगर आपके पास एक एलिमेंट है, उसका चार्ज नंबर 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12 प्रोटॉन्स होंगे। अगर एक एलिमेंट आपके पास लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 46, तो उसमें एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 46 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 46 प्रोटॉन्स होंगे। जो भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये तो पहला नंबर होता है जो छोटा होता है। और जो बड़ा नंबर लिखा हुआ होता है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या फिर इसका दूसरा नाम है मास नंबर। इसको आप डिनोट करते हो ए से, ए सिंबल इसके लिए आप यूज करते हो एटॉमिक मास या मास नंबर के लिए। ये जरा बड़ा नंबर होगा आपके एलिमेंट के साथ, जो भी दो नंबरों में से जो बड़ा होगा ना वो ये होता है। जैसे भी आपने ऊपर एग्जांपल देखी थी, बड़ा नंबर 12 था, तो 12 को हमने क्या कहा कि ये हमारा जो है एटॉमिक मास या मास नंबर है। अच्छा, ये क्या होता है जी, ये आपको बताता है कि आपके पास ये जो ए होता है एटॉमिक मास, ये आपको बताता है कि आपके पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद कितनी है, दोनों को मिला के प्लस करके टोटल तादाद कितनी बनती है। ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास यानी ए जो है वो 46 है, तो इसका मतलब है अगर मैं उसमें न्यूट्रॉन और उसके प्रोटॉन्स को प्लस कर दूंगा ना, तो 46 बनेगा। अब इस 46 में से अगर मैं प्रोटॉन निकाल दूंगा तो न्यूट्रॉन बच जाएंगे, न्यूट्रॉन निकालूंगा तो प्रोटॉन बच जाएंगे। अब हमें दो के तो पार्टिकल के दो के तो वैसे ही पता चल जाता है, एटॉमिक नंबर देखते हैं जी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चल जाता है। सिर्फ एटॉमिक नंबर देख लो, जैसे कि ये 12 एटॉमिक नंबर है, हमने 12 एटॉमिक नंबर देखा, हमने अंदाजा लगा लिया 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। क्या चीज़ रह जाती है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम कैसे पता करते हैं जी, हम ऐसे पता करते हैं कि एटॉमिक मास में से चार्ज नंबर को या एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, हमें न्यूट्रॉन की तादाद भी आ जाती है। ठीक है, अब जरा इसकी एक आध कुछ जरा एग्जाम्पल देखें, थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करें। अब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एलिमेंट है जी एक्स के नाम से, एक्स के नाम से एक एलिमेंट है, और इसके साथ जो दो नंबर लिखे हुए हैं वो है जी, एक है सपोज करें 46 और एक नंबर लिखा हुआ है 16। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में कोई वर्ड देखा है एक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 46, नीचे लिखा हुआ है 16। अब देखें जी,
इसमें एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं क्या हो गया, छोटा वाला नंबर 16। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, जो छोटा नंबर है 16, ये एटॉमिक नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये मैंने ऊपर बताई आपको, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। लिहाजा अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16, प्रोटॉन्स कितने होंगे 16। ठीक है जी। उसके बाद ये जो 46 है ये हो जाएगा इसका मास नंबर। 46 क्या हो गया इसका ए, यानी कि मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है 46। अब इसमें से हम न्यूट्रॉन की तादाद निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन की तादाद हम कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। ए कितना है 46, माइनस जेड कितना है ये लिखा हुआ 16, माइनस करें न्यूट्रॉन की तादाद भी आपको पता चल जाएगी 30। तो ये आपके पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ये आपके पास हो गए इसमें प्रोटॉन, ये आपके पास आ गया न्यूट्रॉन। आपने बता दिया जी इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है इस एलिमेंट में, 16 प्रोटॉन है और 30 न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लें, सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है जी जेड के नहीं जेड तो एटॉमिक नंबर भी होगा, एक एलिमेंट है हमारे पास, सपोज करें जी एस के नाम से। इसमें है जी हमारे पास 25 और 15। तो अब इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जो है वो क्या हो गया 15। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जी 15, प्रोटॉन्स कितने हो गए जी 15। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एटॉमिक मास या मास नंबर क्या है जी 25। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालते हैं, फिर हम कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड। ए कितना है 25, माइनस जेड कितना है 15। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर 10। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें है जी 15, प्रोटॉन इसमें है 15 और न्यूट्रॉन इसमें है 10। ऐसे निकाल लेते हो आप, सिर्फ सिंबल देख के उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर देख के आप उसका अक्खा चित्ता सब खोल के दिखा देते हो। तो ये हमने देखा जी एटम का स्ट्रक्चर, एटम्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखा हमने, और फिर उस पार्टिकल्स में उनके तादाद हमें कैसे पता चलती है, एटॉमिक नंबर मास नंबर, वो हमने देखा। अब एक छोटा सा टॉपिक है जी आइसोटोप्स कहा जाता है, उसको भी जरा बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, सपोज करें आपके पास ये एक मटेरियल है जी ए, सपोज करें आपके पास ये एक मटेरियल है ए, और ये एक और आपके पास मटेरियल है बी, और ये एक आपके पास है मटेरियल सी। तीन तीन एलिमेंट्स है आपके पास, एक एलिमेंट ये ए है, एक एलिमेंट है ये बी, एक एलिमेंट है ये सी। ठीक है, ये तीन है आपके पास एलिमेंट्स है, बताया मुझे शायद अलग अलग ये दिखने में मुझे डिफरेंट नजर आएंगे, दिखने में मुझे ये ज़रा डिफरेंट नज़र आएंगे। ये ज़रा हल्का है, ये लाइट है सपोज कर लें जी, और ये थोड़ा हैवी है, और ये जो है वो हैवीएस्ट है, ये सबसे भारी है। ठीक है, देखने में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली ये ज़रा डिफरेंट है, देखने में ज़रा डिफरेंट नज़र आएंगे। हो सकता है कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम हो, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, किसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दरमियाना हो। फिजिकली ये डिफरेंट होंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, यानी ज़ाहिरी खुसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी ज़रा चेंज होंगी, प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं इनकी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी सेम, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बाहरी खुसूसियत, यानी दिखने में कोई चीज़ कैसी है ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। मिसाल के तौर पे आम की बात करें हम, तो आम का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है, पीला पीला कलर आ रहा होता है उसका, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई दीवार है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि दीवार का टेक्सचर कैसा है, दीवार का कलर कैसा है, दीवार का साइज कैसा है, दीवार का एरिया कैसा है, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जाहिरी खूबियाँ जो नजर आ रही होती है ना वो खूबियाँ। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं उसकी अंदर की, यानी कि इंटरनली, यानी अगर वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल के साथ मिलाओगे तो क्या बनता है, और गैस के साथ मिलाओगे तो क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो क्या बनता है, यानी केमिकल के साथ अगर आप मिलाते हो किसी
तो वो क्या प्रॉपर्टी, क्या जाहिर करता है, क्या कंपाउंड बनता है, इसको आप कहते हो केमिकल प्रॉपर्टी। तो हर मटेरियल की, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हर मटेरियल की दो किस्म की खूबियाँ होती हैं। एक उसकी ज़ाहिरी खूबियाँ होती हैं, जो उसका आपको बताता है जी ये सॉलिड होगा या कंडक्टर है या उसका साइज क्या है, ज़ाहिरी खूबियाँ, जायका कैसा है उसका, कलर कैसा है, ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, टेस्ट, जायका, शेप वगैरह। और एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद क्या होता है कि जी अगर आपने उसको फलाना कंपाउंड से मिलाया तो क्या बनेगा, ए कंपाउंड से मिलाया तो क्या बनेगा, बी कंपाउंड से मिलाया तो क्या बनेगा, सी कंपाउंड से मिलाया तो क्या बनेगा। ये जरा ध्यान में रखिएगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है शेप, साइज, कलर, टेस्ट, जाहिरी खूबियाँ। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ए से मिलाते हो क्या बनता है, बी कंपाउंड से मिलाओगे क्या बनता है, सी, यानी उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। अच्छा वापस आते हैं, हमारे पास ये तीन मटेरियल्स हैं, ये तीन मटेरियल्स फिजिकली डिफरेंट है, फिजिकली डिफरेंट है। देखो ये वजन में हल्का है, ये ज़रा भारी है, ये थोड़ा ज़्यादा भारी है। इसको आप कह लो कि ये हल्का सफ़ेद है, ये ज़रा ज़्यादा सफ़ेद है, ये तो बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद है। फिजिकली ये डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे हमें, फिजिकली हम देख के कहेंगे कि ये अलग अलग है। फिजिकली अगर मैं इनको देखूंगा तो मैं कहूँगा ये अलग अलग है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। यानी कि अगर ये वाला मटेरियल सपोज करो जी एक एक्स नाम के कंपाउंड के साथ मिलता है तो हमें बना के देता है ये एक, सपोज कर लें जी एसिड, तो ये भी यही करेगा। इसको भी अगर बी वाले मटेरियल को भी मैं एक्स के साथ मिलाऊंगा तो ये हमें एसिड ही बना के देगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसको भी अगर मैं एक्स के साथ मिलाऊंगा तो भी ये हमें एसिड बना के देगा, सेम प्रॉपर्टी। ऐसे मटेरियल्स को जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, यानी कि वो सिर्फ जाहिरी तौर पे अलग अलग होते हैं, अंदरूनी तौर पे एक जैसे होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो जाहिरी तौर पे डिफरेंट दिख रहे होंगे, फिजिकली आपको वो डिफरेंट दिख रहे होंगे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। हर केमिकल कंपाउंड के साथ उनका रिएक्शन एक ही जैसा होगा। अगर एक्स कंपाउंड के साथ वो मिल रहा है तो ऑल विल मेड एसिड। जैसे हमारे होते घरों में बहन भाई जो होते हैं, फिजिकली सारे बहन भाई अलग अलग दिख रहे होंगे। एक भाई जो है उसकी थोड़ी अजब डिफरेंट शक्ल होगी, दूसरे भाई की डिफरेंट शक्ल होगी, तीसरे भाई की डिफरेंट शक्ल होगी। ये तो हमारे भाई होते हैं, सबलिंग्स जिनको हम कहते हैं, भाई भाई बहन है, ये दिखने में एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन इंटरनली एक जैसे होते हैं। इनके ब्लड ग्रुप तकरीबन माँ बाप से मिलते हुए होते हैं, एक ही माँ बाप की औलाद होती है, तो अंदर के जीन्स जो होते हैं, बायोलॉजी आपने पढ़ी है, जीन्स वगैरह उनका जो क्रोमोसोम जीनोम होता है वो सिमिलर होता है, इंटरनली वो एक जैसे होते हैं, आदतें भी उनकी काफी हद तक सेम होती हैं, सिर्फ वो फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट नजर आते हैं। तो ये बहन भाई हैं एक दूसरे के, आइसोटोप्स। आपके घरों में जो बहन भाई होते हैं दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से कंपाउंड की केमिस्ट्री में हमारे पास अगर इस तरह के बहन भाई वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एलिमेंट्स ही होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फिजिकल तौर पे डिफरेंट होते हैं, जाहिरी तौर पे डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे की एक जैसी होती है। ये बहन भाई हैं जी, दिखने में अलग अलग है, अंदर से ये एक ही है, एक ही खाली के छट्टे बट्टे, अंदर से ये एक ही है। जैसे इंडिया और इसराइल अलग अलग मुल्क है, अंदर से एक ही है जी, दोनों खबीज। ऐसे दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स, फिजिकली डिफरेंट दिख रहे होंगे, इंटरनली ये एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन नाम का, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। डू यू नो, हाइड्रोजन जो है आपको दुनिया में तीन किस्म का मिलता है, एक हाइड्रोजन कहलाता है, एक ड्यूटीरियम कहलाता है, एक ट्रिटियम कहलाता है, HDT। ये नाम देखे मैंने अलग अलग रखे हैं, ये दिखने में भी अलग अलग होंगे। ये हाइड्रोजन जो है H, ये ज़रा हल्का होता है वजन में, ये थोड़ा भारी होता है, ये तो बहुत भारी होता है, ये रेडियो एक्टिव भी होता है, बहुत कम मिलता है, ये सबसे ज़्यादा ये मिलेगा, फिर ये थोड़ा सा कम, ये डिफरेंट होंगे फिजिकली, लेकिन केमिकली ये एक जैसे हैं, केमिकली ये एक जैसे हैं। ये भी अगर आपके साथ ऑक्सीजन से मिलता है तो ये क्या बनाएगा, वाटर, H2O। ये वाला हाइड्रोजन जब आपके साथ ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये भी पानी ही बनाएगा, D2O, जिसको हम कहते हैं हैवी वाटर। भारी पानी होता है, हैवी वाटर होता पानी है पर थोड़ा वजन में ज़्यादा होता है। और ये वाला हाइड्रोजन भी जब हमारे पास मिलेगा तो ये भी जो बनाएगा ना T2O, ये भी वाटर ही है, ये भी पानी है। और फॉर्मूला भी देख लो आपकी एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के साथ दोनों दो दो लग रहे हैं, फॉर्मूला भी एक, एक चीज़ भी एक ही बना रहे हैं, पानी। बस ये समझ लो हल्का पानी है, ये थोड़ा भारी पानी है, ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव पानी है।
तो फिजिकली डिफरेंट है, केमिकली एक जैसे हो गए, दे आर आइसोटोप, ये बहन भाई एक दूसरे के। तो आइसोटोप्स तो ये होते हैं जी ऐसे एलिमेंट जो फिजिकली डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकली सेम होते हैं। वजह क्या है, वजह क्या है इनके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे क्यों है, इनका बिहेवियर फिजिकली डिफरेंट क्यों है, केमिकली डिफरेंट सेम क्यों है। ये जो H होता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ये जो D होता है ड्यूटीरियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास 2 होता है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 3 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे, अंदाजा हो गया होगा आपको कि इनका क्या डिफरेंट है, इनका एटॉमिक मास, यानी ए जो है वो डिफरेंट है, इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, बड़ा वाला नंबर। जबकि सेम क्या चीज है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। अब आते हैं जी, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सारे नीचे जो होते हैं एटॉमिक नंबर, ये Z है, ये A है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, जो Z होता है 1, प्रोटॉन कितने हो गए 1, और न्यूट्रॉन कितना हो गया 1 - 1 0। इसी तरह इस पर आए तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, प्रोटॉन कितना है 1, और न्यूट्रॉन कितना है 2 - 1, 2 - 1 1 है जी इसमें न्यूट्रॉन। इसमें आ जाए जी, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये इसका मास नंबर हो गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं जी 3 - 1 2। कहाँ डिफरेंट है जी, न्यूट्रॉन पर। तीनों में देखो इलेक्ट्रॉन्स एक हैं, प्रोटॉन्स एक हैं, फर्क कहाँ पर आ रहा है, न्यूट्रॉन पर। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे, इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे। तो ये 3 बातें हो जाती हैं इसके अंदर। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के अतबार से वो सेम होते हैं, या फिर उनका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद फर्क होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं आइसोटोप। बहन भाई है जी, बस इनमें फ़र्क क्या है जी, इनका न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क होता है, एक में न्यूट्रॉन कम होंगे, दूसरे में थोड़े ज़्यादा होंगे, तीसरे में ज़्यादा है। न्यूट्रॉन का फ़र्क होता है, इस न्यूट्रॉन के फ़र्क की वजह से इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम ही रहता है क्योंकि एटॉमिक नंबर का ताल्लुक न्यूट्रॉन से नहीं होता। और फिर जब ये न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क होता है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है जी, हमने आइसोटोप्स को भी देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, लेकिन इंशाल्लाह रेडियो एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा मालूमात हो जाती है हमारी ये।